हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी स्टडीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक विभाग कितने हैं। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विभागों की दृष्टि से किस तरह से बांटा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक, भौतिक या प्राकृतिक तीनों में से कोई भी नाम आए तो वो एक ही चीज पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूपों से कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर मध्य में स्थित है। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? प्रायद्वीप वह भौगोलिक संरचना होती है जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है। तीन ओर से पानी, आप जैसा फोटो में देख पा रहे होंगे कि भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है, वो तीन ओर से पानी से घिरा है, एक ओर स्थल रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर मध्य में स्थित है, मतलब उत्तरी भाग में, वो भी मध्य में स्थित है। इस भूमि का इतिहास मुख्य रूप से प्राचीन स्थलाकृति गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ है। अब गोंडवाना लैंड क्या है? पहले सारे महाद्वीप अलग अलग ना होकर एक ही भूमि के रूप में जुड़े हुए थे। तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि लुसियाना और गोंडवाना लैंड फिर अलग हुए और उस गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारत जो है वो एशिया प्लेट से आके टकराया और भारत देश का निर्माण हुआ। अब भौगोलिक नजर में मध्य प्रदेश को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब मध्य उच्च भूमि में 5 और उपभाग हैं। तो पहला कौन सा है? मध्य भारत का पठार। दूसरा है मालवा का पठार। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। चौथा है रीवा पन्ना का पठार और पांचवा है नर्मदा सोन क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो हम देख लेते हैं कि ये है कहाँ। तो मध्य भारत का पठार ये है जिसमें 1A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1A। तो मध्य भारत का पठार ये है, ये उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो ये इस कारण से इतने भाग को मध्य प्रदेश में आता है। दूसरा है मालवा का पठार, ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर 1B लिखा हुआ है, ये जो आड़ी लाइनों से है ये मालवा का पठार है। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, ये है 1C जो हैच किया हुआ है, ये है बुंदेलखंड का पठार। चौथा है रीवा पन्ना का पठार, जहां पर गोले बने हुए हैं, ये इतना क्षेत्र है रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, तो जहां से ये पानी बहता हुआ सा बनाया है मैंने, ये है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र 1E। ये आप लोग देख लीजिए। फिर दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जहां पर मैंने 2 लिख रखा है। तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, तो ये है तीसरा भाग, इतना सा, ये है बघेलखंड का पठार। अब ये कितने कितने प्रतिशत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करते हैं, ये चीज देखिए। तो मध्य भारत का पठार लगभग 10.68% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को ऑक्यूपाई करता है। दूसरा मालवा का पठार, ये सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लेगा, तो ये 28% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के 28% भाग पर फैला हुआ है। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार जो 7.7%, ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश के 7.7% इलाके पे फैला हुआ है। चौथा है रीवा पन्ना का पठार जो 10.37% में रीवा पन्ना का पठार फैला है। इसे विंध्यन कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत या फिर कोई भी पर्वत हो, उसके नीचे के भाग को कगारी क्षेत्र कहा जाता है। कगार, जहां से वह भूमि से मिल रहा है या जहां से वह भूमि से ऊपर उठना चालू हो रहा है, उस क्षेत्र को कगार कहते हैं। और रीवा पन्ना का पठार विंध्याचल के कगारी क्षेत्र पर ही स्थित है और कगारी क्षेत्र पर स्थित पठार को कगारी पठार कहा जाता है। तो रीवा पन्ना का पठार जो है वो
एक प्रकार का कगारी पठार है, तो इसलिए इसे विंध्यन कगारी पठार भी कहा जाता है। ये फैला है 10.37% में। अब है अगला नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, जो 26% इलाके में फैला हुआ है। इसकी मिट्टियां भी चारों तरफ फैली रहती हैं। जितने भाग में नदी बह रही है उसके चारों तरफ जो उसकी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उसे भी उसका क्षेत्र मानेंगे। तो नर्मदा इस तरफ आती है और सोन जो है वो इस तरफ जाती है, तो ये क्षेत्र और बड़ा हो जाता है। तो ये लगभग मध्य प्रदेश का 26% भाग ऑक्यूपाई करते हैं। फिर दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये 11% भाग, ये लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के 11% भाग पर बना हुआ है। इसे आप थोड़ा और छोटा बना लें, 11% वो दिखेगा। तीसरा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, जो 7% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में फैला है, जो ये इतना सा है सिर्फ, बाकी ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो ये आप याद रखें। तो आगे देखते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन सभी का विस्तृत वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, इनमें कौन कौन सी जलवायु, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितना तापमान, कितनी वर्षा होती है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग आगे देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।